शादी होने के बाद पहली बार वो दोनों हॉल में बैठी बातें कर रही हैं। और बता क्या हाल चाल है, कैसे है तेरे ससुराल वाले? और तेरी सास तुझे तंग तो नहीं करती? यार देख, सास तो सास ही होती है। मोहल्ले की हमारी भाभियां, ताई, चाची जो भी बताती है ना सास के बारे में, वो बिल्कुल सही बताती है। कुछ भी कर लो सास कभी खुश नहीं होती और ना ही इम्प्रेस होती है। अरे चल जा, तू भी काम चोरी करती रही होगी, तभी तुझे तेरी सास टोकती होगी। तू उसे बुरा कहती है। तू देख ना, मैं अपनी सास के साथ कितने अच्छे से रहूंगी और मैं अपनी सास को हमेशा खुश रखूंगी। जो भी हमें पहली बार साथ में देखेगा वो यही समझेगा कि हम दोनों माँ बेटी है। बेटा, मैं भी शादी से पहले यही सोचती थी, लेकिन जब मैं ससुराल गई और सास के साथ रही तब पता चला कि सास एक अलग प्रकार की प्रजाति है, जिसे खुश करना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुझसे बाद में मिलती हूँ। मेरी बहन का मैसेज आया है, मेरे ससुराल से मेरी शादी का जोड़ा आया है, देखो तो सही कैसा है। कुछ दिनों बाद श्रुति की शादी राज से होने वाली है। शायद इसीलिए वो दीपा से मिलने के बहाने सास कैसी होती है ये जानने आई थी। कुछ दिनों बाद राज से शादी करके श्रुति उसके साथ विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है, जहां उसकी बड़ी ही गर्मजोशी और खुशनुमा तरीके से स्वागत और गृह प्रवेश होता है। और फिर शाम को मुंह दिखाई की रस्म के बाद अगले दिन श्रुति की पहली रसोई होती है, जिसमें वो दाल मखनी, शाही पनीर, रोटी और खीर बनाती है और हॉल में बैठे अपने पति, सास, ससुर और दोनों नंदों को सर्व करती है। उसकी सास सरिता पहला ही कौर सब्जी रोटी खाती है और कहती है, बहू, सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है, तुझे खाना बनाना नहीं आता? इतना नमक डालते हैं सब्जी में? मायके में खाना नहीं बनाया क्या? और ऐसा खाना बनाकर खिलाएगी हमें? हमें बीमार करेगी क्या? अरे भगवान, शांत हो जाओ। हमारी बहू की पहली रसोई है तो शायद घबराहट हो गई होगी, इसीलिए थोड़ा नमक ज्यादा हो गया। चुपचाप खा लो। सब लोग खाना खाते हैं और श्रुति को शगुन देते हैं। सबको खाना खिलाकर श्रुति अपने कमरे में चली जाती है और बेड पर उदास होकर बैठ जाती है, अपनी सास की बातों की वजह से। तभी वहां उसका पति राज आता है और उसके चेहरे पर उदासी देखकर कहता है, क्या हो गया, तुम उदास क्यों हो श्रुति? पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने मम्मी जी की बातें नहीं सुनी। उन्होंने पहली रसोई में ही मुझे डांटना शुरू कर दिया। बस इतनी सी बात से तुम बुरा मान गई? अरे तुम्हारी मम्मी भी तो तुम्हें डांटती होंगी, तो क्या तुम भी उनकी बातों को बुरा मानती थी? देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, वो जुबान की कड़वी हो सकती हैं, लेकिन दिल की बहुत अच्छी हैं। लगता है मेरी फ्रेंड सही बोलती थी। अगर मैं अपनी सास को खुश नहीं कर पाई तो मेरा क्या होगा यहाँ पर? श्रुति, अब तुम ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। सच में तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। राज के समझाने पर श्रुति सो जाती है। अगली सुबह श्रुति उठकर पूरे घर और किचन में झाड़ू पोछा लगाकर किचन में जाकर एक हाथ में फोन पकड़े अपनी फ्रेंड दीपा से बात करती हुई चाय बनाकर ट्रे में रखती है। वो ट्रे उठाती ही है कि ट्रे उसे छूट जाता है। फर्श पर चाय के कप और ट्रे गिरने की आवाज सुनकर उसकी सास किचन में दौड़ी चली आती है। सत्यानाश, एक भी काम ढंग से नहीं करती, ध्यान का रहता है तुम्हारा। तभी सरिता देखती है कि श्रुति ने एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है और वो सारी बात समझ जाती है। मैं सबको कहती हूँ कि फोन को एक तरफ रखकर काम क्या करो, लेकिन फोन में न जाने कौन सी मिठाई मिलती है जो हाथ से छूटता ही नहीं। देख कितना नुकसान हो गया। अभी अभी तो तूने पोछा लगाया था, अब फिर से लगाना पड़ेगा, तेरा ही काम बड़ा है। श्रुति फोन एक तरफ रखकर ट्रे में टूटे हुए कप उठाने लगती है। मम्मी जी, ट्रे गलती से छूट गया, मैं अभी साफ कर देती हूँ। सरिता किचन में चली जाती है और श्रुति गीले कपड़े से फर्श पर पड़ी चाय साफ करने लगती है। आज दूसरा ही दिन है और दूसरी बार मेरी सास ने मुझे डांट दिया। चल बेटा श्रुति, कमर कस ले और अपने कानों को मजबूत कर ले, ससुराल में अपनी सास की डांट और ताने सुनने के लिए। श्रुति टूटे कप उठाकर और फर्श साफ करके एक बार फिर से चाय बनाने लगती है। और फिर रात के डिनर के लिए जब श्रुति किचन में खाना बना रही होती है तब फिर से उसकी सास किचन में आती है और फर्श में चाय के दाग देखती है। अरे बहू, ये क्या है? जब यहाँ पर चाय गिर गई थी तो अच्छे से डिटर्जेंट डालकर पोछा लगाना था ना। पूरा फर्श चिपचिप हो रहा है और ये कैसे बेसरो जैसा काम करती है। थोड़ा ध्यान से काम किया कर, ध्यान का रहता है तेरा। मम्मी जी, मैंने करा तो था ध्यान से, अब कितना ध्यान से करूं? सरिता बाथरूम जाकर एक कप पानी में डिटर्जेंट घोल कर लाती है और कपड़े से किचन की फर्श अच्छे से साफ करती है। इतना ध्यान से ताकि दोबारा एक ही काम को ना करना पड़े। तो इस तरह अपनी सास की डांट सुनते हुए श्रुति के दिन ससुराल में बीतने लगते हैं। उसका पति राज ऑफिस चला जाता है, दोनों नंदे नव्या और रानी कॉलेज चली जाती हैं और उसके ससुर बसंत भी रिश्तेदारी में घूमते रहते हैं। घर में अकेली बचती है दोनों सास बहुएं। अपनी हर छोटी गलती में अपनी सास की टोका टोकी और डांट से दुखी होकर श्रुति शांत ही रहती है। एक दिन श्रुति अपने कमरे में उदास बैठी थी, तभी कॉलेज से उसकी दोनों नंदे घर आती हैं और सीधे उसके कमरे में पहुंचती हैं। भाभी, आप तो घर पर अकेले बोर हो जाती होगी। भैया ऑफिस चले जाते हैं, हम दोनों बहनें भी कॉलेज चली जाती हैं, पापा भी यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। इतने दिनों में तो आप मम्मी का मिजाज समझ गई होगी। आप एक काम क्यों नहीं करती,
हमारे मोहल्ले का किटी पार्टी ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसमें मोहल्ले की सभी भाभियां ऐड है। इस तरह मोहल्ले की भाभियों से आपकी जान पहचान भी हो जाएगी और आपका मन भी लगा रहेगा। मम्मी जी मुझे घर से बाहर खड़े तक नहीं होने देती हैं, तो किटी पार्टी में कहाँ से जाने देगी। आज ही मोहल्ले की एक बहू आई थी, मम्मी जी ने मुझे उसके साथ बाहर खड़े तक नहीं होने दिया। भाभी आप गलत समझ रही हो, हमारी मम्मी वैसी तो बहुत अच्छी है। हाँ वो बात है कि टोकती ज्यादा है, लेकिन वो अच्छे के लिए बोलती है। और हाँ, आप उनकी टेंशन मत लो, आप तो ग्रुप ज्वाइन करो। एक दो बार बोलने से तो हम परमिशन दिलवा ही देंगे मम्मी से आपको किटी पार्टी में जाने की। रानी अपने फोन से श्रुति को मोहल्ले की भाभियों का बना किटी पार्टी का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करवा देती है। तभी रानी ग्रुप में एक मैसेज पढ़ती है और कहती है, भाभी चलो हमारे साथ, आज ही आपको मम्मी जी से पार्टी में जाने की परमिशन दिलवाते हैं। वो दोनों उसे हॉल में बैठी माला जप रही सरिता के पास ले जाती हैं और कहती हैं, मम्मी आज ना कुंती भाभी के यहाँ किटी पार्टी है, तो क्या भाभी वहाँ जा सकती है। नहीं नहीं, मेरी बहू आ नहीं जाएगी। किटी पार्टी में मोहल्ले की सब चुगलखोर बहुएं इकट्ठा होती है, मैं अपनी बहू को उनके पास क्यों भेजूं? घर में काम कम है क्या जो बहू को वहाँ जाना है। वो दोनों मुंह बनाकर वापस श्रुति के कमरे में आ जाती हैं। वैसे मुझे पहले से ही पता था कि मम्मी जी मुझे वहाँ जाने की परमिशन नहीं देगी, लेकिन आप दोनों ने मेरे लिए कुछ करने की कोशिश की, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप दोनों मेरी प्यारी नंदे हो। श्रुति को ससुराल आए हुए कुछ दिन हो गए थे, लेकिन अपनी सास के कड़क मिजाज की वजह से वो मोहल्ले की किसी भी औरत से घुल मिल नहीं पाई थी, यहाँ तक कि अपनी पड़ोसिनों से भी नहीं। एक दिन जब वो अपने कमरे में घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके घर के सामने रहने वाली सपना अपने घर के सामने झाड़ू लगाते हुए उसे देखती है। एक दिन जब वो अपने कमरे में घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी उसके घर के सामने रहने वाली सपना अपने घर के सामने झाड़ू लगाते हुए उसे देखती है और कहती है, श्रुति तुम तो घर के बाहर कभी नहीं दिखती हो, क्या तुम्हारी सास तुम्हें कैद करके रखती है क्या, या भैया तुम्हें लॉक करके ऑफिस चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, बस घर का काम ही करती रहती हूँ। काम इतना ज्यादा हो जाता है कि घर से बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। सपना की बात का जवाब देकर श्रुति झाड़ू लगाकर घर के अंदर चली जाती है। इतने दिनों में पहली बार श्रुति ने अपने ससुराल के मोहल्ले की किसी औरत से बात की थी। उसी दिन श्रुति छत पर जब गीले कपड़े सुखाने को डाल रही थी, तभी देखती है कि सपना अपने घर की छत पर रखे फूलों के गमलों में पानी डाल रही है। तभी उसके हाथ से गिरकर एक गमला टूट जाता है। तभी वहां उसकी सास बिंदिया आती है और उसे डांटने या गुस्सा करने की बजाय कहती है, बहू काम करते वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा, गिर गया ना गमला, दिखाओ अपना पैर, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना। बोलते हुए बिंदिया सपना का पैर देखने लगती है। मुझे चोट नहीं लगी मम्मी जी, लेकिन मेरी वजह से गमले को नुकसान हो गया। गमला टूट गया तो नहीं आ जाएगा बहू, लेकिन अगर तुम्हारे पैर में चोट लग जाती तो मुझे बहुत तकलीफ होती। अगली बार से ध्यान रखना। काश मेरी सास भी सपना की सास की तरह होती। अगर मेरे हाथ से कुछ नुकसान हो गया होता तो मेरी सास मेरे हाथ से न जाने क्या करती, लेकिन सपना की सास को देखो, उसे प्यार से समझा रही है। उसे टूटी हुई चीज की नहीं बल्कि अपनी बहू की फिक्र है। सोचती हुई श्रुति सूखे कपड़े डालकर छत से नीचे उतर कर आती है। उस दिन के बाद श्रुति जब भी छत पर जाती या घर के बाहर झाड़ू लगा रही होती तो उसका ध्यान सिर्फ सपना पर ही जाता। वो देखती कि सपना कभी अपने पति के साथ शॉपिंग से आ रही है तो कभी पार्लर से, या फिर देखती उसे अपनी सास के साथ सज धज कर किटी पार्टी में जाते हुए, और फिर घर के काम करते हुए व्हाट्सएप ग्रुप में दोनों के साथ एंजॉय करते हुए फोटोज भी देखती। हॉल में झाड़ू लगाती हुई एक हाथ से मैसेज टाइप करते हुए श्रुति सोचती है, काश मेरी सास भी सपना की सास की तरह अपने साथ किटी पार्टियों में मुझे ले जाती। सपना के हर एक फोटो में कुछ ना कुछ कमेंट करती रहती और सपना भी उसका रिप्लाई करती। इस तरह श्रुति और सपना एक दूसरे की अच्छी दोस्त तो नहीं, लेकिन दोस्त बन गई थी। एक शाम श्रुति बालकनी से सूखे कपड़े उठा रही थी, तभी वहां गीले कपड़े डालने सपना आती है। सपना तुम इस वक्त छत पर गीले कपड़े डालने आई हो? हाँ वो क्या है ना कि कल रात में अपनी सास के साथ किटी पार्टी में गई थी, तो घर आने में देर हो गई, फिर सुबह देर से नींद खुली, तो सारे काम देर से हो गए हैं आज। एक तुम्हारी सास है जिनके साथ तुम किटी पार्टी भी जा सकती हो, और एक मेरी सास है जो ना जाने मुझे अकेले घर से बाहर क्यों नहीं जाने देती और ना ही खुद मुझे कहीं लेकर जाती है। तभी वहां बिंदिया आती है और कहती है, श्रुति बहू, अगर तुम्हें तुम्हारी सास कहीं नहीं ले जाती तो तुम मेरे साथ एलेंटा मॉल चलो, वहाँ सेल लगी है, मैं अपनी बहू को शॉपिंग के लिए ले जा रही हूँ वहाँ। ठीक है, मैं मम्मी जी से पूछती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। बहू इतनी सी बात के लिए किसी से क्या पूछना, तुम चलो हमारे साथ, वैसे भी कपड़ों की जरूरत रहती होगी और आजकल हर दिन नया फैशन आता है, बहुओं के पास तो लेटेस्ट फैशन का कलेक्शन होना ही चाहिए। हाँ मेरी सासू माँ तो मुझे शॉपिंग पर भेजती रहती है या खुद मुझे अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है। ठीक है, मैं पूछ कर बताऊंगी आपको। ये बोलकर श्रुति छत से नीचे हॉल में आती है। उसी समय उसका पति राज भी ऑफिस से घर पहुंच जाता है।
सुनिए ना, हमारी पड़ोसन सपना अपनी सास के साथ शॉपिंग पे जा रही है। मुझे भी शॉपिंग पे जाना है, सेल लगी है आज। हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं और मैं अभी तक शॉपिंग पर नहीं गई हूँ। ठीक है, तो फिर चलते हैं शॉपिंग पर। श्रुति ने ध्यान ही नहीं दिया कि वहीं पास ही उसकी सास और दोनों नंदे भी खड़ी हैं, जो कि अभी अभी किचन से निकल कर आई हैं और उन दोनों की बातें सुन रही हैं। बहू, तूने दोपहर में भी दूध गर्म नहीं किया, देख वो खराब हो गया। मैंने सुबह भी कहा था दोपहर में कि दूध गर्म कर ले, तेरा काम में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता। इससे अच्छा तो तू मुझे बोल देती, तो इतना दूध का नाश तो नहीं होता। मामा, दूध ही तो फटा है, चलो हम उसका पनीर बना लेते हैं। अरे ये दूध की बात नहीं है, ये काम पर ध्यान न देने की बात है, अपनी जिम्मेदारी न समझने वाली बात है। ऐसे रोज थोड़ी ना दूध का पनीर बनाकर खाएंगे, बहू को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना। मम्मी, तुमने श्रुति को कहाँ इन बातों में उलझा लिया? मैं उसे शॉपिंग कराने ले जा रहा हूँ, बाद में डांट लेना उसे। बेटा, मैं शॉपिंग पर जाने को मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन खुद ही देख ले, बहू के पास शादी के कितने कपड़े रखे हुए हैं। 2-3 सूट केस उसने खोले भी नहीं है। जब इतने सारे कपड़े पहले से रखे हुए हैं तो नए खरीदने की क्या ही जरूरत है। बाकी तो खुद समझदार है। हाँ मम्मी, बिल्कुल सही कह रही है श्रुति। जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं तो तुम्हें और खरीदने की क्या जरूरत है? तो फिर ठीक है, फिर कहीं बाहर चलते हैं। अरे मुझे बाहर का खाना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम ऑनलाइन ही कुछ अच्छा सा मंगा लो, घर पर ही खा लेंगे। एक तो मुझे कहीं बाहर जाने नहीं देती और ऊपर से ये भी अपनी माँ के पल्लू में बंधे हुए हैं। मेरी सास से तो अच्छी पड़ोसन की सास है, कितना प्यार करती है उसे। सोचते हुए श्रुति अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद श्रुति शाम के समय छत में सूख रहे कपड़े उठा रही थी, तभी वहां उसकी सास अपने बालों में तेल लगाती हुई आती है और श्रुति के रूखे बाल देखकर कहती है, बहू, तुम्हारे बाल कितने रूखे हैं, तुम अपने बालों की अच्छे से देखभाल नहीं करती हो क्या? लगता है, आओ मैं तुम्हारे बालों में तेल लगा देती हूँ। सरता श्रुति को अपने आगे बैठाकर उसकी चोटी खोलकर उसके बालों में तेल लगाने लगती है। तभी श्रुति देखती है सपना को उसकी सास के साथ पार्लर से घर वापस आते हुए। दोनों सास बहू कितने अच्छे से मिलकर रहती है ना, साइकिल के 2 पहियों की तरह। सपना की सास उसे पार्लर लेकर जाती है, शॉपिंग भी करवाती है, और एक मेरी सास है जो खुद मुझे कहीं लेकर नहीं जाती और ना मुझे जाने देती। और कहीं मैं पार्लर जाने का बोल दूं ना तो इसलिए शायद खुद मेरे बालों में तेल लगा रही है। काश पड़ोसन की सास मेरी सास होती। कुछ ही देर में सरता श्रुति के बालों में तेल लगा देती है। बहू, लग गया तुम्हारे बालों में तेल, अब जाकर बढ़िया सा डिनर रेडी कर दो। और हाँ, ध्यान फोन पर नहीं, ध्यान खाने पर देना। श्रुति उठकर किचन में जाती है और जैसे ही छीलने के लिए आलू उठाती है वैसे ही उसकी दोनों नंदे वहाँ एक बैग लिए पहुंच जाती हैं और कहती हैं, भाभी ये सब छोड़ो और हमारे साथ रीना भाभी के यहाँ किटी पार्टी भी चलो। मैं किटी पार्टी में जाऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? और क्या मम्मी जी परमिशन देगी हमें? उन्हें कौन बता रहा है हमें कहाँ जाना है? और हमने ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर दिया है, तो फिर जल्दी से हमारे साथ आप चलो। और कपड़ों की चिंता मत करना, हमने बैग में तीनों के लिए पार्टी वेयर कपड़े रख लिए हैं। रानी बैग खोलकर श्रुति को कपड़े दिखाती है। रानी और नव्या किसी बहाने से श्रुति को रीना के यहाँ किटी पार्टी में ले जाती है। वहाँ वो तीनों वॉशरूम में एक एक करके जाती हैं और घर से पहनकर आई कपड़े बदलकर पार्टी वेयर पहन लेती हैं। अब हम तीनों रेडी है पार्टी में धूम मचाने के लिए। वो तीनों जब तक किटी पार्टी के लिए रेडी होकर हॉल में पहुंचती हैं तब तक वहां मोहल्ले की बहुत सी यंग लेडीज पहुंच चुकी थी। उनके साथ सपना और उसकी सास बिंदिया भी थे। श्रुति को वहां देखकर सपना उसके पास आती है और कहती है, मेरी सास ऐसी है कि खुद मुझे किटीज पार्टी में लेकर आती है, वो मुझे बहुत प्यार करती है। उन दोनों के पास रीना, कोमल और आशा भी आ जाती हैं। कोमल कहती है, हाँ यार सपना, तुम्हारी सास सच में बहुत अच्छी है। काश मेरी सास भी तुम्हारी सास की तरह होती तो मुझे उनसे छुप कर किटी पार्टी नहीं करना पड़ती। हाँ ये बात तो सही है, वो तो मेरी सास सत्संग में लगी हुई है, नहीं तो ये पार्टी मैं कभी ऑर्गेनाइज ना कर पाती। और मेरी सास को लगता है कि मेरी माँ बीमार है और मैं उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गई हुई हूँ। इसका मतलब मोहल्ले की सभी बहुएं अपनी अपनी सास से परेशान है, सिवाय सपना को छोड़कर। तुम यहाँ अपनी सासों की बातें छोड़ो और ये देखो, और मैं और मेरी सासू माँ शॉपिंग पर गए थे, उन्होंने मुझे साड़ी दिलाई। आज दिन में हम दोनों पार्लर भी गए थे। ये हेयर स्टाइल, नेल एक्सटेंशन और मेकअप सब उन्होंने ही डिसाइड किया है। और श्रुति, तुम क्यों नहीं गई थी शॉपिंग पर हमारे साथ? मेरी सास ने मना कर दिया था, मेरा पूरा प्लान कैंसिल कर दिया था उन्होंने। मैंने तो शादी से पहले सोचा था कि मेरी सास अच्छी होगी, लेकिन शादी के बाद मुझे क्या मिला? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। किटी पार्टी में एंजॉय करने के बाद श्रुति अपनी दोनों नंद के साथ घर वापस पहुंच जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन श्रुति हॉल में फोन चलाते हुए झाड़ू लगा रही थी, तभी वहां उसकी सास आती है। तब श्रुति कहती है, सपना की सास कितनी अच्छी है, मोहल्ले की सभी बहुएं उसकी तारीफ करती है।
बहू, जो दिखता है वो होता नहीं, जरूरी नहीं जो हमें दिख रहा हो वो सच हो। कभी कभी हमारी आंखें भी धोखा खा जाती है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है सपना की सास को उसे शॉपिंग पर ले जाते हुए। वरना कुछ सास तो ऐसी होती है जो अपनी बहू को अपने बेटे के साथ बाहर भी नहीं जाने देती। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात का इशारा, अब तुम्हें सच्चाई दिखानी ही पड़ेगी। तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी तब समझोगी। अगले दिन सरिता किचन में खीर बनाती है और जब श्रुति वहां आती है तो उसे एक बाउल में खीर देती है और बहू, आज मैंने खीर बनाई है तो तुम हमारी पड़ोसन बिंदिया को भी दे आओ, उसे खीर बहुत पसंद है। श्रुति खीर लेकर बिंदिया के घर जाती है और देखती है कि हॉल में उसकी बहू सपना पुरानी साड़ी पहने थकी हुई बैठी पोछा लगा रही है और उसके साथ बिंदिया उसके पास दोनों हाथ कमर पे रखे खड़ी है। थोड़ा ध्यान से पोछा लगा, देख उधर रह गया, उधर भी रह गया। बिंदिया जैसे ही श्रुति को देखती है उसका टोन चेंज हो जाता है। बहू, मैं तुमसे कितनी बार कहती हूँ कि ठंडे पानी में पोछा मत लगाया कर, ठंड लग जाएगी। और मैंने वैक्यूम क्लीनर किस लिए लिया है? पहले उससे साफ कर लेती फिर पोछा लगाती। देख कितना थक गई है, अगर बीमार हो जाएगी तो तकलीफ किसे होगी? नौकरों को भी तो तूने छुट्टी दे दी है। अच्छा, तो असली बात ये है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। श्रुति की आवाज सुनकर बिंदिया उसकी तरफ देखती है। अरे श्रुति बहू, तुम कब आई हो? देखो ना, सपना सुबह से काम कर रही है, अब तुम ही समझाओ इसे, मेरी तो सुनती नहीं है। इतना काम करेगी तो बीमार पड़ जाएगी। अरे बहू, शरीर को आराम देना भी जरूरी है। हाँ सपना, तुम्हारी सास ठीक कह रही है, आराम कर लो, काम बाद में कर लेना। श्रुति सपना को खीर का बाउल देकर घर वापस लौट आती है और मन ही मन सोचती है, अजीब बात है, जब मैं आई तब सपना की सास के बोलने का टोन अलग था और मुझे देखकर उसका टोन एकदम बदल गया। श्रुति काम करने लगती है। फिर एक शाम को श्रुति जब किचन में खाना बना रही थी तभी वहाँ उसकी सास आती है और कहती है, श्रुति बहू, तुम ये सब काम छोड़ो, मैं कर लूंगी। आज बिंदिया के यहाँ किटी पार्टी है, तुम वहाँ चली जाओ। हैं? आज मम्मी जी इतनी स्वीट कैसे हो गई? श्रुति हाथ का काम छोड़कर अपने रूम में जाती है और फटाफट पार्टी वेयर ड्रेस पहनकर पहुंच जाती है सपना के घर के हॉल में। वहां खड़ी होकर वो उन दोनों की बातें सुनती है। खबरदार, अगर तूने किटी पार्टी होस्ट की तो। अरे ये मेरा घर है, कोई बार या क्लब थोड़ी ना है कि तू यहाँ पर भीड़ जमा करेगी। मैं तुझे समझा रही हूँ, खुद से सबको अच्छे से मना कर दे, वरना फिर तू जानती है मुझे। बिंदिया की बातें सुनकर श्रुति उल्टे पांव अपने घर वापस लौटकर किचन में खाना बना रही अपनी सास के पास पहुंच जाती है। बहू, क्या हुआ, इतनी जल्दी वापस आ गई? पार्टी जल्दी खत्म हो गई है क्या? नहीं मम्मी जी, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मैं जल्दी इसलिए लौट आई। ओह अच्छा, तुम खाना बनाओ, मैं अब आराम करती हूँ। वो तो मैं जानती हूँ बहू, किसका सिर दर्द कर रहा है। ऐसा सोचते हुए सरिता किचन से हॉल में चली जाती है। मैंने जो सपना के घर में सुना और देखा वो सच नहीं हो सकता, लेकिन मेरी सास मुझे जरा भी प्यार नहीं करती, ये जरूर सच है। ये सुनकर कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि बहू आराम कर ले, बल्कि मुझे काम देकर खुद आराम करने चली गई। हालांकि मैंने सिर दर्द का बहाना ही बनाया है। सोचती हुई श्रुति डिनर तैयार करके डाइनिंग हॉल में सभी घर वालों को खिलाती है। फिर एक दिन श्रुति जब छत पर गमलों में पानी दे रही थी तभी वो सपना की सास की तेज आवाज सुनती है। सपना, जो जरूरी है वही कर, फालतू जो खर्च करती है इधर उधर, ज्यादा क्यों आना जाना। और एक बात, मोहल्ले में किसी को यह बात नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं तुझे सेल में ही शॉपिंग क्यों करवाती हूँ। तभी छत पर सरिता आती है और देखती है श्रुति की ड्राई स्किन और उसके रूखे बाल, और बिना उसे कुछ बोले नीचे चली आती है। और अगली सुबह जब राज ऑफिस जा रहा होता है तभी सरिता उसे हॉल में रोकती है और कहती है, तू देखता नहीं है क्या, बहू के बाल कितने झड़ रहे हैं, डल हो गए हैं, और उसकी स्किन कितनी ड्राई हो गई है। तू सिर्फ काम पर ही ध्यान देगा या बहू पर भी? आज ऑफिस की छुट्टी ले और उसे पार्लर ले जा, और आज तुम दोनों बाहर ही खाना खा लेना। और खबरदार, बहू को ये बताया कि मैंने ऐसा करने को कहा है। सरिता के कहने पर शाम को राज श्रुति को सबसे पहले पार्लर ले जाकर उसका स्किन केयर करवाता है और फिर हेयर वॉश, हेयर स्पा और हेयर केयर से जुड़े सभी ट्रीटमेंट भी करवाता है। वो दोनों पार्लर से बाहर निकलते हैं तब राज कहता है, अब हम जब दोनों घर से बाहर हैं तो आज बाहर ही डिनर करते हैं। आज इतना प्यार कैसे? अरे कभी कभी पति को प्यार का एहसास दिला देना चाहिए। राज श्रुति को फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाकर डिनर करवाता है और फिर वो दोनों साथ में पूरा शहर घूमते हैं, जिस वजह से घर वापस लौटने में देर रात हो जाती है। जब वो दोनों घर वापस लौटते हैं तो श्रुति देखती है कि उसकी सास घर की छत पर खड़ी उसी को घूर रही है। बहुत देर हो गई, पक्का मेरी सास मुझे खरी खोटी सुनाएगी। सोचती हुई श्रुति राज के साथ हॉल में जाती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन श्रुति ने जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उसकी सास ने ना तो उसे उस रात कुछ कहा, ना अगले दिन, और ना उसके अगले दिन, और ना ही उसके अगले दिन। यही बात सोचते हुए होठों में हल्की मुस्कान लिए श्रुति अपने रूम में कपड़े घड़ी कर रही थी। तभी वहां उसकी दोनों नंदे आती हैं और उसकी मुस्कान की वजह पूछती हैं। श्रुति उनसे अपनी मुस्कुराने की वजह बताती है और वो सुनकर नव्या कहती है,
भाभी जैसा आप सोचती हो मम्मी वैसी नहीं है, वो बहुत अच्छी है। हाँ, उनका मिजाज आपके प्रति थोड़ा सा कड़क जरूर है, क्योंकि आप इस घर की इकलौती बहू जो हो, और वो चाहती हैं कि मोहल्ले की औरतों की संगत में आप बिगड़ ना जाओ। श्रुति आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही कमरे में सरिता आती है और कहती है, बहू, मैंने तुम्हारे ससुर के कपड़े बाथरूम में रख दिए हैं, ध्यान से धो लेना, शाम को उन्हें समाज के एक प्रोग्राम में जाना है। इतना बोलकर सरिता वहां से चली जाती है और फिर दोबारा शाम को ही उसके कमरे में आती है और कहती है, बहू, कपड़े धुले या नहीं? ओह, मैं धोना भूल गई, अभी धो देती हूँ। रहने दे बहू, मैं दूसरे कपड़े दे देती हूँ, तू उन्हें प्रेस कर देना। सरिता अपने कमरे में जाती है और कुर्ता पजामा लाकर श्रुति को देती है। वो जैसे ही प्रेस की वायर इलेक्ट्रिक बोर्ड में प्लग इन करती है वैसे ही लाइट चली जाती है। मैं इसलिए समझाती हूँ तुझे ढंग से कि काम क्या कर, पर नहीं, तुझे तो कोई ढंग का काम करना ही नहीं है। कितना ही कह लो, तेरे कानों में जूं ही नहीं रेंगती है। मम्मी जी, मैं कितना भी करूँ, आप तो मुझे डांटती ही रहती हो। और पड़ोस वाली सास को देखो, वो अपनी बहू को कुछ भी नहीं कहती। काश वो मेरी सास होती। लगता है अभी तक तूने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, और देखा है तो समझ नहीं है। सही समय आने पर मैं तुझे दिखाऊंगी और समझाऊंगी। अब मेरी सास मुझे क्या दिखाने वाली है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब दोनों सास बहू साथ में बालकनी में खड़ी थी, तभी हवा के झोंके में बिंदिया के घर से बनियान ओढ़कर उनकी छत पर आ गिरती है। सरिता उसे उठाती है और अपनी बहू को देखकर कहती है, बहू, चल बनियान बिंदिया को देकर आते हैं। दोनों सास बहू बिंदिया के घर पहुंच जाती हैं और वहां सपना हॉल में अपना जला हुआ हाथ पकड़े बैठी रो रही सपना को देखकर श्रुति कहती है, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और ये सब लोग कहाँ है? मैं तुम्हें क्या बताऊं श्रुति, मेरी सास मुझ पर कितना अत्याचार करती है। तभी श्रुति उसका जला हुआ हाथ देखती है। ये हाथ कैसे जला? आज बर्तन धोते हुए एक कप मुझसे टूट गया था, तो मेरी सास ने गुस्से में गर्म चिमटे से मेरा हाथ जला दिया। तुम्हारे पति ये सब जानते हैं कि तुम्हारी सास तुम्हारे साथ कैसा सलूक करती है? मैं उन्हें नहीं बताती, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। अगर उन्हें पता चला कि उनकी माँ मेरे साथ ऐसा सलूक करती है तो उनका दिल टूट जाएगा। मेरी सास तो सिर्फ अपनी इमेज की चिंता रहती है, इसलिए सबको दिखाने के लिए मेरी सास मुझे शॉपिंग पर भी ले जाती है, पार्लर भी, और यहाँ तक कि किटी पार्टी में भी। अब तुम अपने घर जाओ, अब मेरी सास ने मुझे देख लिया तो मुझे और तकलीफ देगी। सच्चाई का सामना करके और समझकर श्रुति अपने सास के साथ अपने घर वापस आ जाती है और हॉल में बैठे सभी लोगों के सामने बोलती है, मैं कितनी बड़ी पागल थी जो ये सोचती थी कि काश पड़ोसन की सास मेरी सास होती, लेकिन ये नहीं जानती थी कि नारियल बाहर से जितना सख्त होता है उतना ही अंदर से नरम होता है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी। बहू, इसलिए कभी दूसरों के व्यवहार को देखकर किसी और से तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर चमकती चीज सोना हो। हाँ मम्मी जी, मैं समझ गई हूँ। आज के बाद कभी आपको किसी और की सास से कंपेयर नहीं करूंगी, क्योंकि आप ही मेरी नारियल और खरा सोना हो। श्रुति की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इस तरह श्रुति की सोच अपनी सास के प्रति बदल जाती है।